हेलो फ्रेंड्स, मैं पंकज राठौर आपका स्वागत करता हूं आर्टिकल 21A चैनल पर, जिस पर हम आप लोगों के लिए एमपीपीएससी प्री और मेंस का कंप्लीट कोर्स जो है वो लेके आए हैं। आपको यहां पर 100% फ्री और क्वालिटी कंटेंट देखने को मिलेगा। तो आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को कुछ नहीं, बस इस चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि रेगुलर आपको ये जो चैनल है इस पर वीडियोस जो हैं वो आपको मिलते रहें और आप अपनी पढ़ाई बहुत ही बढ़िया तरीके से करते रहें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे वीडियो की। आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का थर्ड पार्ट करेंगे। मैंने फर्स्ट और सेकंड पार्ट पहले रिकॉर्ड कर लिया है, आपको वो वीडियोस जो हैं इसके लिंक में मिल जाएंगे। पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने बेसिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में जाना, उसकी हिस्ट्री या टाइमलाइन के बारे में जाना। हमने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे एआई के, जो टाइमलाइन से मैंने रिलेट किया कि कौन सी मशीन्स या प्रोग्राम्स या हमने जो उससे रिलेटेड फैक्ट्स हैं उन सभी चीज़ों को हमने जाना कि भाई एआई से रिलेटेड क्या क्या इन्फॉर्मेशन, क्या क्या फैक्ट्स या क्या क्या मशीन्स जो हैं वो टाइमलाइन के हिसाब से डेवलप हुई हैं। तो चलिए आज हम जो है एआई में जो थर्ड पार्ट है इसमें हम लोग ये देखेंगे कि एआई में, मशीन लर्निंग में और डीप लर्निंग में क्या डिफरेंस होता है, और साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि हमारे इंडिया में इसका क्या एप्लीकेशन है, अलग अलग फील्ड में क्या एप्लीकेशन है, इंडिया ने क्या क्या स्टेप्स जो है वो इसके लिए उठाए हैं, वो सारी चीज़ें आज के लेक्चर्स में हम कवर अप करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला हमें, जैसा कि हम एआई को पढ़ चुके हैं वापस से, क्योंकि हमें मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग को समझना है तो इसलिए मैंने एआई भी यहाँ पर लिख दिया है। और एआई, जैसा कि मैंने आपको बताया था, एआई है क्या? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब एक ऐसी मशीन तैयार करना जो ह्यूमन इंटेलिजेंस के बराबर हो या वो ह्यूमन बिहेवियर को मिमिक कर पाए, मतलब उसको कॉपी कर पाए। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ स्मार्ट सिस्टम्स एंड मशीन दैट कैन कैरी आउट टास्क, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट टिपिकली रिक्वायर ह्यूमन इंटेलिजेंस। सो ऐसी मशीन्स हमें तैयार करनी है जो ऐसे टास्क कर पाएं जो ह्यूमन कर पाते हैं और ह्यूमन जैसा उनमें इंटेलिजेंस या दिमाग भी हो। सेकेंड पॉइंट यहां पर क्या लिखा हुआ है, इट इज अ टेक्नोलॉजी दैट इज यूज्ड इन क्रिएटिंग इंटेलिजेंट मशीन्स दैट कैन मिमिक ह्यूमन बिहेवियर। सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसी बहुत सारी मशीन्स हैं जिसके बारे में मैंने आपको बताया भी था, जो कि इमोशनल है या वो ह्यूमन की इमोशंस या फीलिंग्स को भी पहचान जाती हैं। तो ऐसी मशीन जो मल्टीपल टास्क कर पाए, ह्यूमन जैसे टास्क कर पाए, ह्यूमन जैसे फील कर पाए, ह्यूमन जैसे बिहेव कर पाए, उसको कॉपी कर पाए, यही है आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो बेसिकली हम लोगों ने ये देखा था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कुछ एग्जाम्पल्स भी थे और एग्जैक्टली एआई होता क्या है। तो एआई जो है, हमें एक ऐसी मशीन तैयार करनी है जो कि ह्यूमन जैसे बिहेव करे। अगर एक ह्यूमन को हम बैठा दें और दो डब्बे में, एक में कंप्यूटर या मशीन हो और एक में ह्यूमन हो, वो दोनों से मैं कोई इंफॉर्मेशन लूं और अगर मैं ये डिफरेंस क्रिएट नहीं कर पा रहा हूं कि ये मशीन ने मुझे दिया है आउटपुट या ह्यूमन ने दिया है, तो दैट मीन्स वो जो मशीन है वो मिमिक कर पा रही है, वो ह्यूमन की तरह काम कर पा रही है और हम इसको बोल देते हैं एआई। चलिए, सो एआई के बाद कहानी आती है मशीन लर्निंग की। और मशीन लर्निंग क्या होती है, सबसे पहले हम इसको समझते हैं। मैं आपको बताता हूं कि एआई के बारे में अगर हम बात करें, सो अगर ये मैंने एक सेट बना दिया और ये जो सेट है ये एआई का सेट है, तो एआई का ही सबसेट होता है मशीन लर्निंग। अब सबसेट का मतलब क्या होता है? मतलब इस कंप्लीट एआई का ही छोटा भाई है, उसी का पार्ट है मशीन लर्निंग। सो ओवरऑल इतने बड़े स्पेस को अगर मैं एआई बोलता हूं तो उसमें एक छोटा पार्ट होगा अंदर जिसे हम बोलेंगे मशीन लर्निंग। अभी मशीन लर्निंग क्या होती है, नाम से समझ में आ रहा है हमको कि एक मशीन जो है वो लर्न करेगी, कुछ सीखेगी। अब वो कैसे सीखेगी? तो ये कुछ डेटा से सीखेगी। कैसे डेटा से सीखेगी? मतलब अगर एक मशीन जो है उसको अगर मुझे कुछ सिखाना है तो हम इसको एक रिलेट करते हैं एक ह्यूमन से। एक छोटा बच्चा है या एक ह्यूमन है, अगर मुझे उसको कुछ चीज़ लर्न करानी है तो सबसे पहले मैं उसको वो चीज़ के बारे में बताऊंगा, उसकी डिटेल बताऊंगा, बार बार उसके बारे में कुछ ना कुछ चीज़ें बताता रहूंगा। धीरे धीरे क्या होगा, वो बार बार उस बात को सुन रहा है, उसका जो पास्ट एक्सपीरियंस है उसको समझ में आ गया कि एग्जैक्टली ये चीज़ है क्या। तो एक ह्यूमन की लर्निंग अगर करानी है, उसको सिखाना है, तो मुझे बार बार किसी चीज़ के बारे में उसको बताना पड़ेगा, उसको उस चीज़ का एक्सपीरियंस कराना पड़ेगा, उससे रिलेटेड डेटा या फैक्ट्स या इंफॉर्मेशन देने पड़ेंगे, तब जाके वो ह्यूमन जो है उस चीज़ के बारे में सीखेगा। चाहे वो
लैंग्वेज हो, या मैं बोलता हूँ कि कोई अगर मान लीजिए डॉग है, अगर मुझे बच्चे को बताना है कि ये कौन है, ये डॉग है, तो मैंने एक बता दिया कि ये डॉग है, तो उस बच्चे ने क्या किया, उस डॉग की इमेज जो थी वो अपने दिमाग में बैठा ली कि ये डॉग है। अब मान लीजिए अगला कोई छोटा सा डॉग आ गया, कोई दूसरी ब्रीड का डॉग आ गया, तो बच्चे में क्यूरियोसिटी होगी, वो क्या पूछेगा कि ये डॉग, ये क्या डॉग है या कैट है या कोई और एनिमल है, तो हम उसको बोलेंगे नहीं ये डॉग ही है, लेकिन डॉग का एक दूसरा ब्रीड है जो उसके जैसा ही दिख रहा है और बस ये थोड़ा सा साइज छोटा है, इसको भी हम डॉग ही बोलते हैं। तो ऐसे मैंने जब उसको 4-5-6 डिफरेंट टाइप के डॉग्स की ब्रीड को बताया, उसको समझाया, उसके दिमाग में वो इमेज गई, उसने इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया। अब अगर कोई भी डॉग उसके सामने मैं लेके आऊँगा, वो तुरंत पहचान लेगा कि ये क्या है, डॉग है। इसी तरीके से हम एक मशीन को लर्न कराएंगे, उसको सिखाएंगे कि भाई अगर मान लीजिए मैंने एक डॉग की इमेज उसे दिखा दी, उसने उस इमेज को देखा और उस इमेज से उसने क्या किया, इमेज से सीखा कि भाई डॉग की इमेज कुछ इस तरीके से होती है, डॉग जो है वो कुछ इस तरीके से दिखता है। तो अगर मैं अगला वही सेम डिफरेंट ब्रीड की डॉग की इमेज उस कंप्यूटर को अगर मैं दिखाऊंगा, तो ये हो सकता है कि कंप्यूटर उसको पहचान ना पाए। क्यों? जैसे कि वो बच्चे ने नहीं पहचान पाया था, वैसे मशीन भी हो सकता है ना पहचाने। तो मुझे अब क्या करना पड़ेगा, मुझे इस मशीन को बहुत सारी अलग अलग इमेजेस देनी पड़ेगी, मतलब इनपुट देना पड़ेगा, वो डेटा देना पड़ेगा और मुझे मशीन को बताना पड़ेगा, एक ह्यूमन इंटरवेंशन होगा बीच में कि भाई ये जो है ना, ये डॉग है, इसकी डॉग की अलग अलग ब्रीड है, और इस एक्सपीरियंस से मशीन को ये समझ में आ जाएगा कि ओके डॉग इतने टाइप के होते हैं, इस टाइप का उसका फिगर होता है, शेप होता है, उसको समझ में आ गया। अब जब भी हम उसको कोई इमेज दिखाएंगे डॉग की, वो मशीन को, मशीन देख के पहचान लेगी कि ओके ये क्या है, डॉग है। मतलब मुझे मशीन को बहुत सारा इनपुट देना है, बहुत सारा डेटा देना है, और उस डेटा को मुझे उसको एक्सप्लेन करना है, उसको सिखाना है कि भाई ये डेटा एग्जैक्टली है क्या, मतलब मैंने उसको इनपुट दे दिया। अब क्या होगा कि जब भी अगली बार उसको उस चीज़ से रिलेटेड अगर कहीं पर इमेज या कोई टेक्स्ट या कुछ भी दिखता है, वो उसको पहचान लेगा। क्यों? क्योंकि उसके पास एक पास्ट एक्सपीरियंस है, उस चीज़ को वो फेस कर चुका है। जैसे ह्यूमन करते हैं वैसे ही वो मशीन उस चीज़ को फेस कर चुकी है। तो पास्ट एक्सपीरियंस से, बहुत सारे इनपुट डेटा से ये जो मशीन है एक एल्गोरिदम या एक प्रोग्राम तैयार कर लेती है, और इस प्रोग्राम की मदद से वो फर्दर उस चीज़ को पहचानने में सक्षम होता है, वो ईजिली उस चीज़ को पहचान लेता है। तो चलिए देखते हैं क्या डेफिनेशन लिखी हुई है। इट क्रिएट्स एल्गोरिदम दैट कैन लर्न फ्रॉम डेटा एंड मेक डिसीजन बेस्ड ऑन पैटर्न। तो मैंने क्या बोला कि वो एक एल्गोरिदम या प्रोग्राम बना लेता है, जैसे एक सिंपल कंप्यूटर में हम प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर बनाते हैं, इतना सिंपली आप समझिए। इट कैन लर्न फ्रॉम डेटा, सो हम उसको जो डेटा दे रहे हैं, जो एक्सपीरियंस दे रहे हैं, वो उससे लर्न करता है। एंड मेक डिसीजन, तो अगली बार जब मैंने उसे इमेज दिखाई किसी डॉग की, तो वो डिसीजन ले पाएगा इस डेटा या एक्सपीरियंस से, और जो उसने प्रोग्राम क्रिएट किया है उससे, कि भाई ये जो है वो जो पैटर्न या जो मैंने इमेज दिखाई है वो क्या है, वो एग्जैक्टली क्या है, डॉग है। सो बेस्ड ऑन पैटर्न ऑब्जर्व्ड रिक्वायर ह्यूमन इंटरवेंशन। तो इनिशियली ह्यूमन इंटरवेंशन की ज़रूरत पड़ती है, और इन फ्यूचर भी अगर उसको एक्सपीरियंस मैंने करा भी दिया है, और अगर उसने डॉग को पहचानने में गलती कर दी, कोई दूसरा नया ब्रीड आ गया, उसको उसने नहीं पहचान पाया, तो फिर ह्यूमन इंटरवेंशन की ज़रूरत पड़ेगी कि भाई ओके मशीन सुनो, ये आपने गलत चूज़ किया है, ये डॉग है। मतलब जब कोई बच्चा गलती करता है तो उसके पेरेंट्स उसको बताते हैं कि नहीं नहीं आप गलत बोल रहे हो, ये नहीं, इसका मतलब ये होता है। तो इसी तरीके से मशीन को क्योंकि हम सिखा रहे हैं, लर्न करा रहे हैं, तो यहाँ पर ह्यूमन इंटरवेंशन की ज़रूरत पड़ती है जब भी मशीन कोई गलत रिजल्ट हमको देती है। सो ये क्या होता है, मशीन लर्निंग होता है। इट इज एबिलिटी ऑफ मशीन टू लर्न विदाउट प्रोग्राम, मतलब मैं अपने मन से प्रोग्राम कुछ लिख के उसको नहीं दूंगा। यहाँ पर जो है मशीन खुद एल्गोरिदम क्रिएट करती है, खुद ही डेटा को एनालाइज करती है, एक्सपीरियंस से चीज़ों को समझती है। यहाँ पर ह्यूमन को प्रोग्राम लिख के उसको नहीं बताना पड़ता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, द टर्म मशीन लर्निंग, जिसको हम शॉर्ट में ML बोलते हैं, इट इज़ फर्स्ट कॉइन्ड इन द ईयर 1959। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्थर सैम्यूल। आर्थर सैम्यूल, इस नाम को याद रखिएगा। दिस टर्म इज कॉइन्ड बाय आर्थर सैम्यूल इन 1959। ये दोनों फैक्ट इंपॉर्टेंट है कि मशीन लर्निंग 1959 में कॉइन किया गया ये टर्म, और किसने किया, आर्थर सैम्यूल ने। ये दोनों फैक्ट को अच्छे से याद रखिएगा।
नेक्स्ट ध्यान से देखिए, इट इज अ सबसेट ऑफ एआई। जैसे कि मैंने बोला कि अगर वो एआई का एक सेट है, पूरा एआई का एक एरिया है, उसमें से उसके अंदर का एक एरिया जो है वो मशीन लर्निंग कहलाएगा। जैसे हम क्या बोलते हैं, एक बड़े सेट का एक छोटा पार्ट होता है तो उसको हम सबसेट बोलते हैं। दैट लर्न्स फ्रॉम पास्ट डेटा एंड एक्सपीरियंस, मतलब पुराना जो भी डेटा या एक्सपीरियंस है उससे वो नई नई चीज़ें क्या करता है, लर्न करता है। जैसे फॉर एन एग्जांपल, अगर एक ह्यूमन को, एक बच्चे को मुझे मैथ सिखानी है तो मैंने बेसिक मैथ जब उसको प्लस माइनस सब बता दिया, अब कभी कोई स्टोरी प्रॉब्लम आएगी तो वो अपने बेसिक जो उसने पास्ट एक्सपीरियंस से सीखा है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन करना, उसको वो अप्लाई करेगा और अप्लाई करके क्या करेगा, वो स्टोरी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेगा। तो वैसे ही मशीन लर्निंग भी उस प्रीवियस डेटा एक्सपीरियंस को यूज़ करेगा और एक स्टोरी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेगा। ज़रूरी नहीं है कि वो सॉल्व हो ही जाए, अगर सॉल्व नहीं होगा तो फिर वो बच्चा वो डाउट लेके किसी के पास जाएगा। वैसे ही यहाँ पर ह्यूमन का फिर इंटरवेंशन की ज़रूरत पड़ती है जब मशीन इनकरेक्ट रिजल्ट देती है। सो मशीन लर्निंग आई थिंक अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इंपॉर्टेंट आर्थर सैम्यूल याद रखना है, 1959 याद रखना है। एल्गोरिदम खुद वो मशीन जो है वो क्रिएट करती है, पास्ट डेटा और एक्सपीरियंस को देख के ही वो क्या करती है, काम करती है। नाउ विल कम टू दिस डीप लर्निंग। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर एक डायग्राम है जिसमें बहुत सारे अलग अलग नोड्स जो हैं वो सभी एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है। और ये एग्जैक्टली नोड्स क्या है, इनको हम लोग बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं न्यूरल नेटवर्क। जैसे कि हमारे ब्रेन में क्या होते हैं, हमारे ब्रेन में न्यूरॉन्स होते हैं और ये न्यूरॉन्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, वैसे ही यहाँ पर ये जो नोड्स हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं और यहाँ पर एक न्यूरल नेटवर्क बनता है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि हमारा जो एआई है, जैसे कि ये एआई का अगर ये सेट है तो इसका जो सबसेट मैंने आपको बताया था कि मशीन लर्निंग इसका सबसेट है, वैसे ही जो डीप लर्निंग है, वो डीप लर्निंग क्या है, वो डीप लर्निंग इस मशीन लर्निंग का क्या है, सबसेट है। ये जो मशीन लर्निंग का जो पूरा प्रोसेस है, इसी के अंदर का एक पार्ट है क्या, डीप लर्निंग। मतलब ये सपोर्ट करता है मशीन लर्निंग को, और मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग मिलकर सपोर्ट करते हैं किसको, एआई को। सो ध्यान से देखिएगा यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इट यूजेज एन आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क टू रीच एक्यूरेट कंक्लूजन विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि बिना ह्यूमन इंटरवेंशन के ये क्या कर लेता है, ये रिजल्ट तक पहुँच जाता है और हमें एक्यूरेट आंसर दे देता है, एक एक्यूरेट आंसर दे देता है। इसको एक बहुत ही सिंपल से एक मैं उससे बताता हूँ आपको एग्जाम्पल से, कि मान लीजिए कि 3 स्टूडेंट हैं, एक स्टूडेंट ये है, एक स्टूडेंट ये है और एक स्टूडेंट ये है। तीनों स्टूडेंट को बोला कि एक पेपर में आप यहाँ पर क्या करिए, एक पेपर में 9 लिख दीजिए या 8 लिख दीजिए, जो भी मैं अल्फ़ाबेट उसको बोलता हूँ। अगर मैंने बोला कि उसको 8 लिख दीजिए या 2 बोल देता हूँ, तो इसने 2 कुछ ऐसा बनाया, ठीक है, इसने कुछ ऐसा बना दिया 2, ठीक है, इसने कुछ ऐसा बना दिया। तो तीनों अलग अलग टाइप की राइटिंग से लिखेंगे। अब अगर मान लीजिए एक मशीन को या कंप्यूटर को ये पहचानना है कि इसमें क्या लिखा हुआ है, तो यहाँ पर क्या होगा कि सबसे पहला जो लेयर होगा न्यूरल नेटवर्क का, उसको मैंने एक डेटा दे दिया कि भाई ये जो 2 है वो कुछ इस तरीके से होता है। अब वो क्या करेगा, वो इतने मल्टीपल यहाँ पर कनेक्शन बना के अगली लेयर पे जाएगा, अगली लेयर पर जाएगा, अगली लेयर पर जाएगा। मतलब यहाँ पर वो क्या करेगा, हर नोड के डेटा को मिक्स करके यहाँ पर क्या बनाने वाला है, अलग अलग वैरायटी, अलग अलग केसेस बनाने वाला है कि कितने टाइप के 2 हम जो हैं वो लिख सकते हैं। और इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर ये 2 है मान लीजिए, और ये 2 में यहाँ को इसको मैंने डिवाइड कर दिया, यहाँ पर मान लीजिए फॉर एन एग्जांपल मैंने 30 पिक्सल कर दिए, यहाँ पर भी मैंने 30 पिक्सल कर दिए, टोटल मिला के यहाँ पर 900 पिक्सल्स हो गए। मैंने पहली लेयर में ये 900 डेटास को अलग अलग नोड को दे दिया। अब ये अलग अलग नोड के जो डेटास हैं वो कनेक्ट एक दूसरे से कर करके, मतलब 900 इनिशियल थे और धीरे धीरे सोचिए कनेक्शन बन के कितने सारे कनेक्शन बन जाएंगे, और उसके अकॉर्डिंगली क्या होगा, फाइनल लेयर पर जो रिजल्ट आएगा वो क्या देखेगा कि
बेस्ट ऑप्टिमाइज या बेस्ट रिजल्ट जो होगा उसको वो आउटपुट में देगा और वो पहचान लेगा कि किस पेपर में 2 लिखा हुआ है। सो जैसे हमारा ब्रेन काम करता है उसी को कॉपी करके एक न्यूरल नेटवर्क बना रहे हैं मशीन के अंदर, जो कि ब्रेन की फंक्शनिंग जैसे होती है वैसे ही काम करेगा और इसको हम बोलते हैं डीप लर्निंग। सो डीप लर्निंग में सबसे पहली चीज़ हमें याद रखनी है न्यूरल नेटवर्क। ये न्यूरल नेटवर्क पर बेस्ड होकर काम करता है टू रीच एक्यूरेट आंसर और इसमें ह्यूमन के इंटरवेंशन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ये जो टर्म है डीप लर्निंग ये पहली बार कॉइन किया गया था 2000 में और ये नाम याद रखिएगा आइगर इजनबर्ग जो है इन्होंने पहली बार डीप लर्निंग क्या किया था, कॉइन किया था। और कब किया था? 2000 में किया था। तो क्या याद रखना है? एआई का सबसेट होता है मशीन लर्निंग, मशीन लर्निंग का सबसेट होता है डीप लर्निंग। मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग में क्या अंतर है? जो आपकी मशीन लर्निंग है, मशीन लर्निंग में आपको ह्यूमन इंटरवेंशन की ज़रूरत पड़ जाती है जब कंप्यूटर या मशीन गलत आंसर देती है। साथ ही साथ वो वहाँ पर एल्गोरिदम खुद क्रिएट करता है और उसको डेटा हमें देना पड़ता है, पास एक्सपीरियंस जो है वो देना पड़ता है, ह्यूमन को उसको सिखाना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर ये जो न्यूरल नेटवर्क है या जो डीप लर्निंग है ये खुद अपने आप ही चीज़ों को सीखता है, अपने आप आसपास के एक्सपीरियंस को लेता है। यहाँ पर किसी भी ह्यूमन इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है और ये आंसर जो है वो एक्यूरेट ही देता है, सारी पॉसिबिलिटीज़ पर सोचता है, सारे कनेक्शंस बनाता है, उसके बाद ये क्या करता है? आंसर करता है। तो डीप लर्निंग में यहां पर जो है बहुत हाई, मान लीजिए कि मैं बोलूंगा कि बहुत ही हाई लेवल का प्रोसेसर की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा प्रोसेसिंग होती है, नेटवर्क जो एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ पर काम होता है। और साथ ही साथ एक और चीज़ यहाँ पर वेरी मतलब बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा की ज़रूरत हमको यहाँ पर पड़ती है। सो डीप लर्निंग में हमने क्या देखा? इट यूजेस एन आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, एक्यूरेट आंसर देता है विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन। और साथ ही साथ पहली बार किसने कॉइन किया था? आइगर इजनबर्ग ने, ईयर था 2000। तो आपको समझ में आ गया होगा एग्जैक्टली व्हाट इज डीप लर्निंग। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर और हमारा नेक्स्ट पार्ट है कि व्हाट इज़ डीप लर्निंग एंड हाउ इज़ इट यूज्ड इन रियल वर्ल्ड। तो डीप लर्निंग के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि कैसे न्यूरल नेटवर्क का यूज़ किया जाता है, कैसे जो है बहुत सारे डेटास को या बहुत सारे नोट्स पर डेटा को रख के अलग अलग पॉसिबिलिटीज़ पर काम किया जाता है। विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन मशीन जो है वो खुद से सीखती है, खुद एक्सपीरियंस करती है और फिर एक्यूरेट रिजल्ट जो है वो देती है। यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि भाई इट इज़ इंस्पायर्ड बाय द ह्यूमन ब्रेन सेल्स। जैसा कि मैंने आपको बताया था, हमारा जो ह्यूमन ब्रेन सेल होते हैं दैट इज़ न्यूरॉन, जो कि न्यूरॉन कहलाते हैं, एंड वर्क्स ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूरल नेटवर्क। और ये जो हमारा न्यूरल नेटवर्क होता है इस पर ये बेस्ड काम करती है हमारी डीप लर्निंग टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम। ठीक है, तो इतने सारे अलग अलग नोट्स पर, पॉसिबिलिटीज़ पर काम किया जाता है, अलग अलग लेयर्स पर काम किया जाता है। जैसे हमारा ह्यूमन ब्रेन काम करता है वैसे ही मशीन जो है n नंबर ऑफ वेरिएबल्स को लेके जब काम करती है। तो सोचिए कि एक मशीन को जब हम कोई डेटा देते हैं या कैलकुलेशन करने देते हैं वो कितने जल्दी रिजल्ट देती है। तो अगर हम उसको कुछ ऐसा सिस्टम क्रिएट कर दें कि वो ब्रेन की तरह अगर सोचने लगे, ब्रेन की तरह काम करने लगे, सो कितना फास्ट कैलकुलेशन हो जाएगा, कितनी सारी पॉसिबिलिटीज़ पर जो है मशीन हमारा आंसर जो है वो बहुत ही बढ़िया तरीके से और जल्दी दे पाएगी। तो ये जो सिस्टम है डीप लर्निंग वो एग्जैक्टली किस पर वर्क करता है? अलग अलग लेयर्स पर, न्यूरॉन्स पर। और ये जो न्यूरॉन्स हैं, मतलब ये जो न्यूरल नेटवर्क बनता है उस पर ये वर्कआउट करता है। और ये हमने किससे लिया हुआ है? जो हमारे ह्यूमन ब्रेन सेल्स होते हैं न्यूरॉन से, इससे इंस्पायर होके इस न्यूरल सिस्टम को बनाया हुआ है। और इसीलिए देखो मैंने डायग्राम जो बनाया है वो एक तरह से एक कॉपी है हमारे ब्रेन के, पूरा का पूरा जो नेटवर्क है उसका ये क्या है? कॉपी है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज डीप न्यूरल नेटवर्क और डीप न्यूरल लर्निंग। सो इसका एक और नाम है जो हमारा डीप लर्निंग है, इसका नाम डीप न्यूरल नेटवर्क है। और साथ ही साथ मैं इसको डीप न्यूरल लर्निंग भी बोलता हूँ, क्योंकि हमारा जो
डीएल होता है या डीप लर्निंग जो होती है, उससे मशीन जो है खुद एक्सपीरियंस करके चीज़ों को क्या करती है, सीखती है। तो यहाँ पर भी वो मशीन लर्निंग ज़रूर कर रही है, लेकिन यहाँ पर ह्यूमन इंटरवेंशन की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट यहाँ पर क्या दिया हुआ है, इन डीप लर्निंग कंप्यूटर लर्न थ्रू एक्सपीरियंस। मैं जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो हमारा डीप लर्निंग है उसमें कंप्यूटर क्या करता है, एक्सपीरियंस से ही चीज़ों को सीखता है, जैसे मशीन लर्निंग में सीखता था। लेकिन मशीन लर्निंग में हमें उसको एक्सपीरियंस जो है डेटा प्रोवाइड करके करना पड़ता था, बट इन डीप लर्निंग ये खुद से ही चीज़ों को एक्सपीरियंस करके, खुद से ही डेटा को क्रिएट करके जो है चीज़ों को सीख सकता है। नेक्स्ट हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है एलेक्सनेट। एलेक्सनेट क्या है भाई, दिस वाज अ पाइवटल अर्ली डीप लर्निंग सिस्टम। एक डीप लर्निंग सिस्टम है एलेक्सनेट, इस पॉइंट को हमें याद रखना है, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अ न्यूरल नेटवर्क विथ मेनी लेयर्स दैट कुड रिकॉग्नाइज इमेजेस ऑफ ऑब्जेक्ट्स सच एज डॉग्स, कार्स एटसेट्रा। मतलब एक ये ऐसा सिस्टम था जो कि स्पेशली पैटर्न को समझना या पैटर्न को रिकॉग्नाइज करता था, जिसमें कि स्पेशली डॉग या कार्स की अगर इमेज है या सामने डॉग या कार ऑब्जेक्ट के तौर पर रखा हुआ है, उसको पहचानने में ये मदद करता था या बहुत ही आसानी से उसको वो पहचान लेता था। तो इसका एक टास्क था, जो काम ये करता था वो था चीज़ों को पहचानना। मतलब अगर मैं एक सीसीटीवी कैमरा लगा दूं और उस सीसीटीवी कैमरा में ये मशीन या ये प्रोग्राम अगर डला हुआ है, तो वो कैमरा क्या करेगा, उसके सामने जो भी पर्सन या ऑब्जेक्ट आएगा उसको देख के वो रिकॉग्नाइज करके हमें बता देगा कि एग्जैक्टली वहां पर कौन है। एलेक्सनेट हमें याद रखना है। और एलेक्सनेट क्या करता है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि भाई ये रिकॉग्नाइज करता है इमेजेस को। ये एक तरह से पैटर्न रिकॉग्नाइज करता है, क्योंकि इमेजेस एग्जैक्टली क्या है, इमेजेस या ऑब्जेक्ट्स हमारे क्या है, वो एक तरह से पैटर्न है कि उसका कुछ शेप होता है, उसको रिकॉग्नाइज करने का ये क्या करता है, काम करता है। नेक्स्ट एआई, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग तीनों को देखो आप टाइमलाइन के हिसाब से देख सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसा कि 1950 से यहाँ पर स्टार्ट हो गया था, और हमें पता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो टर्म था वो जॉन मैकार्थी साहब ने दिया था, इंजीनियरिंग ऑफ मेकिंग इंटेलिजेंट मशीन एंड प्रोग्राम। एआई क्या है कि मशीन को इंटेलिजेंट बनाना ही हमारा क्या है, एआई है। मशीन लर्निंग जैसा कि हमने बोला, इस एआई का क्या है, इस एआई का ये सब सेट है, ये क्या है, इसका सबसेट है। और मशीन लर्निंग जैसा कि आप देख सकते हैं टाइमलाइन के अकॉर्डिंगली हमारा यहाँ पर ये लाई करता है, इट इज़ एबिलिटी टू लर्न विदाउट बीइंग एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम्ड। मतलब हम उसमें प्रोग्रामिंग नहीं करते हैं, वो खुद से ही क्या करता है, खुद से ही एल्गोरिदम जो है वो बनाता है, बट यहाँ पर जो है हमें उसको डेटा जो है वो प्रोवाइड करना पड़ता है, और साथ ही साथ यहाँ पर ह्यूमन इंटरवेंशन जो है उसकी ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद आता है हमारा डीप लर्निंग, जो कि इसका भी सबसेट है। और ये जो डीप लर्निंग है ये हमारा 2000 के बाद की कहानी है, और इट्स दिस लर्निंग बेस्ड ऑन व्हाट, डीप न्यूरल नेटवर्क। तो ये जो नोट्स होंगे अलग अलग, उस न्यूरल नेटवर्क पर ये डिपेंडेंट होता है। यहाँ पर जो है ये एक्सपीरियंस से चीज़ों को क्या करता है, एक्सपीरियंस से लर्न करता है। साथ ही साथ यहाँ पर ह्यूमन इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये पॉइंट को हमें याद रखना है। मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग में क्या डिफरेंस है, मशीन लर्निंग में वो एल्गोरिदम क्रिएट करता है, हमें उसको डेटा इनपुट देना पड़ता है, उसको कुछ चीज़ें सिखानी पड़ती है, उसके बाद ही वो उस पर काम कर पाता है। बट डीप लर्निंग में ये खुद से चीज़ों को सीखता है, इसमें ह्यूमन इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और ये डिसीजन जो है वो एक्यूरेट लेता है। ये तीन चीज़ें हैं, एआई, एमएल और हमारा डीएल। नेक्स्ट ध्यान से देखिए, मैं कुछ टर्म्स आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूं जो कि हमारे इस एआई से रिलेटेड है, या इसका एप्लीकेशन जहां जहां हमको देखने को मिलता है, जैसे कि रोबोटिक्स। रोबोटिक्स क्या है, अगर हम बात करें कि जो रोबोट होते हैं दे कैन बी प्रोग्राम टू परफॉर्म हाई वॉल्यूम टास्क। रोबोट्स क्या होते हैं, ऐसे मशीन्स जो अलग अलग टास्क को परफॉर्म करते हैं, बहुत ज़्यादा कोई रिपीटेटिव काम होता है उसको करते हैं, जैसे कि इंडस्ट्रीज़ में अगर उसमें उसको एक स्क्रू कसना है तो वो एक रोबोट को काम दे दिया, वो स्क्रू ही कसता रहेगा। एक रोबोट को पेंट करने का काम दे दिया तो वो पेंट ही करता रहेगा। जो भी हाई वॉल्यूम टास्क होते हैं, बड़े लेवल के काम होते हैं, बार बार रिपीटेटिव काम होते हैं, ऐसे काम को हम मशीन को दे देते हैं, और वो मशीन जो है वो क्या कहलाती है, रोबोट कहलाती है।
नेक्स्ट हमारा टर्म है मशीन विजन। मशीन विजन में ये टर्म आपको दिख रहा होगा, मतलब मशीन क्या कर पा रही है, मशीन जो है वो देख पाएगी। इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक मशीन को एक तरह से आंख दे रहे हैं, विजन दे रहे हैं। सो इट इज़ अ साइंस ऑफ गिविंग कंप्यूटर द विजन, मतलब कंप्यूटर सेंस कर पाए अपने आसपास की चीज़ों को, वो किसी ऑब्जेक्ट को या पैटर्न को देख पाए, तो इसको हम बोलते हैं मशीन विजन। एआई जो है इस पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, क्योंकि अगर हम एक ऑटोमेटेड कार बनाते हैं तो उसको अपने आसपास की चीज़ों को देखना पड़ेगा, और इसी को हम बोलते हैं मशीन विजन। इट इज़ मच मोर प्रिसाइज देन ह्यूमन। इट इज़ मच मोर प्रिसाइज देन ह्यूमन, मतलब भाई ह्यूमन की एक लिमिट है, हम कुछ रेंज पर ही देख सकते हैं, कुछ छोटी छोटी डिटेल्स को, बहुत ही नॉर्मल डिटेल्स को देख पाते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा डेटा को एक साथ अपने दिमाग में प्रोसेस करना ह्यूमन के बस की बात नहीं होती है। लेकिन जो मशीन है वो बहुत सारे डेटा को एट अ टाइम प्रोसेस कर सकता है, और चीज़ों को देख के क्या कर सकता है, एनालाइज कर सकता है। सो मशीन विजन जो है ये क्या करता है, इट सरपासेस द ह्यूमन विजन। वो बहुत बढ़िया और बहुत डिटेलिंग के साथ चीज़ों को क्या कर पाता है, नोटिस कर पाता है या देख पाता है। नेक्स्ट आ जाता है आपका एनएलपी, जिसको हम बोलते हैं नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। इट इज इंटरेक्शन बिटवीन कंप्यूटर एंड ह्यूमन लैंग्वेज। मतलब जैसे कि आपके पास मोबाइल है, आप व्हाट्सएप पर क्या करते हैं, आप वहाँ पर एक स्पीकर वाला, कीबोर्ड पर एक स्पीकर वाला, माइक वाला वो रहता है, आप उसको पुश करके जो भी बोलते हैं वो उसको टाइप कर देता है। ये एग्जैक्टली है क्या, यही है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। आपने कोई चीज़ बोली, आपने स्पीच किया, उसको उसने टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया, या आपने कोई चीज़ बोली, उसने उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करके दूसरी लैंग्वेज में जो है कन्वर्ट करके वहाँ पर एक मशीन के थ्रू उसको बोल दिया। या अगर हम बात करें कहीं पर विदेश में कोई मीटिंग चल रही है, वहाँ पर हम हिंदी में जाके बोल रहे हैं, तो वहाँ पर एआई मशीन एनएलपी प्रोग्राम जो है वो लगा होगा। हम जो भी चीज़ बोलेंगे वो उसको कन्वर्ट करके, और वहाँ जितने भी गेस्ट होंगे जिनको जो जो लैंग्वेज समझ में आती है वो उसमें कन्वर्ट करके उनको जो है वो सुना देगा। इसी को बोलते हैं नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, दैट इज एनएलपी। नेक्स्ट है पैटर्न रिकॉग्निशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे कि ह्यूमन जो है चीज़ों को देख के ही चीज़ समझ पाते हैं, ज़्यादा अच्छे से समझ पाते हैं। जब तक किसी चीज़ को वो देखते नहीं हैं उनको चीज़ें अच्छे से समझ नहीं आती हैं। सो वैसे ही मशीन जो है, अगर हम उसको विजन देते हैं, वो पैटर्न को समझ पाए, देख पाए, रिकॉग्नाइज कर पाए, तो जो है हमारा यहाँ पर काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। जैसे कि हमारी फिंगरप्रिंट मशीन होती है, हम वहाँ पर अपना अंगूठा रखते हैं, हमारे वो अंगूठे के पैटर्न को क्या करता है, रिकॉग्नाइज करता है, और उसके अकॉर्डिंगली क्या होता है, अटेंडेंस लग जाती है ना। अगर वो वो वाला सिस्टम जब नहीं था तो मैनुअली रजिस्टर पर लिखना पड़ता था, बहुत टफ टास्क होता था। आज सिर्फ गए, हमने टच किया और काम हो गया। सो ऑब्जर्विंग डिफरेंट पैटर्न्स जो है, यहाँ पर अलग अलग टाइप के पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करना ही क्या है, पैटर्न रिकॉग्निशन है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने एक इमेज लगाई हुई है, वो एग्जैक्टली क्या कर रहा है, हमारा थंब के जो इंप्रेशन है या जो पैटर्न है उसको रिकॉग्नाइज कर रहा है। नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ एआई। तो एआई की एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पर है, सबसे पहले ध्यान से देखिए, ऑनलाइन शॉपिंग। हम जब भी फ्लिपकार्ट या अमेज़न पर कोई चीज़ जब देखते हैं, या हम गूगल पर सर्च करते हैं, तो हम जो भी फिर शॉपिंग का ऐप खोलें वो ऑटोमेटिकली वो वाली चीज़ हमें बार बार दिखाने लगता है, बार बार उसकी नोटिफिकेशन देने लगता है। तो यहाँ पर एआई का एप्लीकेशन है, वो आपकी लाइकिंग को समझता है, आपकी पसंद को समझता है। आपने किसी जगह पर कोई चीज़ सर्च करी है तो वो उसके कीवर्ड्स को पकड़ता है, और उसके अकॉर्डिंगली आपको वो ऑब्जेक्ट बार बार दिखाता है, ताकि आप उस चीज़ को क्या करें, खरीद लें। नेक्स्ट है वेब सर्च। आपकी पास्ट एक्सपीरियंस या जो भी आपने प्रीवियसली जो आप बार बार जो भी सर्च करते हैं वेब पर, उसके अकॉर्डिंगली कुछ वेबसाइट्स वो क्या कर देता है, वो वहाँ पर लगा देता है कि ओके ये वेबसाइट जो है इनको बहुत ज़्यादा पसंद है। जब भी आप कोई नई चीज़ सर्च करोगे वो ऑटोमेटिकली आपके पास्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से क्या कर देगा, वही वेबसाइट्स पर उन कंटेंट को ढूंढने की कोशिश करेगा, क्योंकि ज़्यादातर आप वही वेबसाइट जो हैं वो एक्सप्लोर करते हैं। नेक्स्ट है मशीन ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन, जैसा कि हमें पता है, हम लैंग्वेज में या हमारी कोई टेक्स्ट है उसको कन्वर्ट करना हो तो मशीन उसको क्या कर देती है, ट्रांसलेट कर देती है। जैसे गूगल ट्रांसलेशन में आप कितना भी बड़ा पैराग्राफ आप लिख दीजिए, वो उसको ट्रांसलेट करके दूसरी लैंग्वेज में क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। सो दिस इज मशीन ट्रांसलेशन। नेक्स्ट है आपका स्मार्ट होम। स्मार्ट होम की अगर मैं बात करूं, एक एग्जांपल देता हूं आपको, कि मान लीजिए आपने अलार्म लगाया हुआ है, और अलार्म नहीं भी लगाया है तो आपने लेकिन एक फीड कर दिया कि ओके मुझे 5 बजे उठना होता है, और मशीन को आपका एक रूटीन जो है वो पता है। तो आप मान लीजिए आप सो गए हैं 5 बजे, ऑटोमेटिकली मशीन जो है वो अलार्म को बजाएगी,
उसको बजाने के बाद क्या होगा, आप जैसे ही उठ जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपके मोशन को देख के कमरे की जो लाइट है वो धीरे धीरे थोड़ी तेज़ होती जाएगी। एकदम से नहीं चलेगी, क्योंकि एकदम से जलेगी तो आपको एकदम से क्या होगा, आंखों के सामने बहुत तेज़ रोशनी आती है ना, तो हमको परेशानी होती है। जब हम सो के उठते हैं तो धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी लाइट देखना हमें अच्छा लगता है। फिर मशीन को समझ में आ चुका है, वो सेंस कर चुका है, आप जाग चुके हैं, तो वो क्या करेगा, गीज़र ऑटोमेटिकली चालू कर देगा। गीज़र में पानी गर्म होना चालू हो जाएगा। वहीं कॉफ़ी मशीन जो आपकी रखी हुई है वो ऑटोमेटिकली चालू हो जाएगी। जब तक आप ब्रश करके आएंगे आपकी कॉफ़ी तैयार होगी। और इसी तरीके से उसका एक टाइमिंग होगा कि ओके उस टाइमिंग पर आपकी कार ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो चुकी होगी, उसका एसी चल चुका होगा, वो ठंडी हो चुकी होगी, क्योंकि आप उसको पता है कि आप ऑफिस इतने बजे ही निकलते हैं। हर चीज़ एक दूसरे से कनेक्टेड है और एक दूसरे को सेंस करके उसके डेटा से रिलेटेड काम उसको एनालाइज करके जो है दूसरे को इंस्ट्रक्शन दे के कि अब वो तैयार हो चुके हैं या उठ चुके हैं या ऑफिस जाने के लिए तैयार हैं। हर मशीन को इंस्ट्रक्शन दे के क्या कर रहा है, एआई जो है वो काम कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है मशीन को। सो स्मार्ट होम जो है वो एग्जैक्टली क्या है, आपके अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स एक दूसरे से एक तो कनेक्टेड होंगे और साथ ही साथ आपके मोशन या आप जो भी काम कर रहे होंगे उसके हिसाब से वो क्या करेंगी, मशीन वर्क करेगी। नेक्स्ट है स्मार्ट सिटीज़। स्मार्ट सिटीज़ मतलब जैसे हमने स्मार्ट होम बनाया है वैसे ही हम अपनी पूरी सिटी को भी धीरे धीरे क्या कर दें, स्मार्ट कर दें। ट्रैफिक सिग्नल, कैमरास, हर चीज़ एआई से कनेक्टेड हो और चीज़ें बहुत स्मूथली जो है वो काम करें। सेल्फ ड्राइविंग कार मतलब ऑटोमोबाइल की यहाँ पर बात कर रहे हैं, ऐसी कार जो खुद से चलती हैं, मतलब हम सिर्फ उसमें बैठ जाएं, लोकेशन टाइप कर दें, वो आपको उस लोकेशन पर सेफली पहुँचा दे। और ऐसी अगर कार अगर हम देखें तो आजकल हम लोग ऐसी कार को देख भी रहे हैं, जैसे कि टेस्ला ने बनाई है, टेस्टिंग चल रही है। ये कार आसपास के ऑब्जेक्ट्स को एनालाइज करती है, आसपास के पैटर्न को ऑब्जर्व करती है, पास्ट एक्सपीरियंस को भी रखती है कि भाई अगर मैं इस रोड से गया था तो मुझे पता है आगे टर्न आने वाला है, आगे ब्रेकर है। ये छोटी छोटी चीज़ों को एनालाइज करके वो कार लर्न करती रहती है, एक्सपीरियंस करती है और सीखती है। नेक्स्ट है एआई अगेंस्ट कोविड-19। सो कोविड-19 के दौरान एआई का बहुत ज़्यादा उपयोग किया गया, जैसे कि अलग अलग पैटर्न को समझना, डीएनए को स्टडी करना, जो हमारा वायरस था उसके आरएनए को स्टडी करना। ऐसे बहुत सारी जगह पर एआई का उपयोग किया गया है। अलग अलग रेलवे स्टेशन पर कैमरा को एआई से कंट्रोल करना कि भाई अगर 1000 लोग निकल रहे हैं तो सबका टेम्परेचर मेजर करना पॉसिबल नहीं है, तो उस कैमरे में ऐसे सेंसर लगा दिए जो कि क्या करने लगे, हीट सेंस करने लगे। और उस भीड़ में उन्होंने मेजर कर लिया किस किस को फीवर है और उसको टारगेट कर दिया, और वो डेटा जो है वहाँ के जो भी इंचार्ज हैं उनको पहुँचा दिया। उन्होंने उस गेट पर उस पर्सन को रोक दिया कि आप रुकिए, आप साइड में होइए, आपका क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा है तो हम आपको ट्रेन में नहीं जाने देंगे। सो यहाँ पर एआई का जो है कोविड-19 में बहुत ज़्यादा उपयोग किया गया। एंड फाइटिंग फेक न्यूज़, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आज की बहुत इंपॉर्टेंट नीड है। जैसे कि फेसबुक या व्हाट्सएप पर जो फेक न्यूज़ वायरल होती हैं उनको एआई जो है उनको देखता है, सर्च करता है कहाँ कहाँ पर भेजी गई है, वो सच है या झूठ है, और अगर वो झूठी है तो उसको डिलीट करना, वहाँ पर उनको वार्निंग देना, इस तरीके का पूरा काम जो है वो मशीन हमारी जो है या एआई सिस्टम जो है वो करता है। सो ये बेसिकली मैंने कुछ एप्लीकेशंस आपको बता दिए हैं जो कि किसके हैं, एआई के हमारे एप्लीकेशन हैं। अब थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं कि भाई एप्लीकेशन ऑफ एआई में हेल्थ सेक्टर में हम लोग क्या क्या चीज़ें देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान से देखिए, टू एनालाइज लार्ज क्वांटिटीज ऑफ हेल्थ डेटा एंड डिस्कवर पैटर्न। मतलब आज आप देखिए इतने सारे लोग जो हैं जो बीमार पड़ते हैं या हॉस्पिटल जाते हैं, तो वहाँ पर उनके डेटा को क्या किया जा रहा है, उनके डेटा को मतलब जो भी उनके सिम्टम्स थे या उनको जो दवाइयाँ दी उनमें फिर क्या इम्प्रूवमेंट हुआ, ये सारा डेटा मशीन में डाल दिया गया है। अब ये मशीन में जो एआई है उसने क्या किया, इतने सारे डेटा को एनालाइज किया और वो ये देख पा रहा है कि किस सिम्टम पे कौन सी दवाई ने असर अच्छा किया, कैसे किया, और उसके अकॉर्डिंगली जो है एआई ये बता देगा कि अगर ये सिम्टम है तो ये दवाई बेस्ट काम करती है, और इन फ्यूचर जो है आप अगर इसको इस तरीके से काम करेंगे लेंगे तो आप हेल्दी रहेंगे और जल्दी भी ठीक हो जाएंगे। सो लार्ज क्वांटिटी ऑफ हेल्थ डेटा को एनालाइज करना और पैटर्न को डिस्कवर करना, जिससे कि आसानी से जो है अब हेल्थ इश्यूज़ को जो है टैकल किया जा सके, मरीजों का इलाज बहुत आसानी से किया जा सके, ये हेल्थ सेक्टर में एआई का यूसेज है। नेक्स्ट ध्यान से देखिए, रोबोट टूल्स जो है उसका यूज़ किया जाता है सर्जरी करने में,
ये तो हमने बहुत बार देखा है कि कहीं दूर जगह पर बैठ के कोई डॉक्टर जो है किसी रिमोट एरिया में या किसी दूसरी कंट्री में रोबोट या मशीन के ज़रिए सर्जरी कर देते हैं। सिर्फ वो आदमी ही उसको कंट्रोल नहीं करता है, वो मशीन में एआई भी होता है जो कि बहुत एन नंबर ऑफ डेटाज देता है, उसमें मदद भी करता है और सर्जरी जो है वो बहुत आसान बना देता है। नेक्स्ट है आपका ये, इस फैक्ट को हमें याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक हमारा रोबोट साइंटिस्ट है ईव वर्ड को हमें इसको याद रखना है। और ये एक ड्रग डिस्कवरी हमारा रोबोट है जो कि क्या कर रहा है, ड्रग की डिस्कवरी को फास्ट कर रहा है। जो भी एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं ड्रग के, अलग अलग हमें जितने भी नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट बहुत सारे जो करने होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, वो अब कौन करेगा, वो हमारा ये रोबोट साइंटिस्ट जो है वो उस पर वर्कआउट करेगा। और ये क्या कर देता है, ड्रग की डिस्कवरी को फास्ट और इकोनॉमिकल कर देता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट या बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो नहीं लगता है। नेक्स्ट ध्यान से देखिए, यूज टू स्कैन एंड प्रेडिक्ट हेल्थ इश्यूज पीपल माइट फेस। मतलब आपके सिम्टम्स या आपके हेल्थ के जो भी अलग अलग पैरामीटर्स हैं उसको स्टडी करेगा एआई। आपकी ब्लड रिपोर्ट्स हैं, आपका ईसीजी है, आपकी हार्ट बीट है, आपका जो फेस पर जो भी चीज़ें दिखती हैं सारी चीज़ों को एनालाइज करके वो बता देगा कि ओके आपको ये इशू हो सकते हैं, क्योंकि उसके पास बहुत सारे ऐसे डेटा होंगे जिनमें कि पहले से लोगों का अलग अलग रिपोर्ट्स उसके पास होंगी और बाद में उनको ये चीज़ फेस करनी पड़ी, तो उसके पास एक डेटा है, उसके अकॉर्डिंगली वो क्या करता है, आपको पैटर्न बता देता है कि आप एक बार चेक करा लीजिए, आपको ये इशू हो सकता है। तो बीमारी होने से पहले आपको प्रेडिक्ट कर देगा, आपको भविष्यवाणी दे देगा कि भाई एक बार चेक करा लीजिए, ये शायद बीमारी आपको पॉसिबल है कि हो सकती है आपके डेटा के अकॉर्डिंगली। तो बीमारी होने से पहले अगर हम उसको क्या कर लेंगे, प्रिकॉशन ले लेंगे, तो चीज़ें उतनी ज़्यादा खराब नहीं होंगी। नेक्स्ट है एआई बेस्ड डायग्नोसिस। सो वही कि अगर मुझे कोई सिम्टम्स हैं तो उस सिम्टम्स को पहचानना, इस सिम्टम्स के अकॉर्डिंगली मुझे कौन सी बीमारी है, तो ये अगर उसके पास पहले से बहुत ज़्यादा डेटा है, एक्सपीरियंस है, उसके अकॉर्डिंगली वो क्या कर लेगा, डायग्नोसिस जो है वो बहुत आसानी से कर लेगा। नेक्स्ट है आपका एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में अगर हम बात करें, एक लैंड है, इस लैंड में देखिए फसल उगी हुई है, हमने पूरे में सेंसर्स लगा रखे हैं, या ड्रोन जो है वो क्या कर रहा है, उसमें सेंसर है, वो एनालाइज कर रहा है किस प्लांट का ग्रोथ ज़्यादा है, किसका कम है, कहाँ पानी ज़्यादा है, कहाँ कीड़े हैं, कहाँ पर सॉइल जो है वो उसका कलर अलग है। हर चीज़ को अगर ये ड्रोन एनालाइज कर रहा है तो अगला ड्रोन जो है वो दवाई डालने भी उसी जगह पर जाएगा जहाँ पर जो है दवाई की ज़रूरत है, या जहाँ पर पानी कम है या पानी ज़्यादा है बस वहीं पर पानी जो है हमारा सिस्टम जो है वो पहुँचा देगा। मतलब कंप्लीट हमारे फार्म की जो मॉनिटरिंग है वो कौन करेगा, वो एआई सिस्टम करेगा। ह्यूमन को या एक किसान को बहुत ज़्यादा नहीं घूमना पड़ेगा। सो क्रॉप एंड सॉइल मॉनिटरिंग एंड वाटर मैनेजमेंट, रियल टाइम इन्फॉर्मेशन, भाई रियल टाइम इन्फॉर्मेशन हमको मिलेगी अबाउट वेदर कंडीशन, टेम्परेचर, वाटर यूसेज, इलेक्ट्रिक यूसेज। मतलब हमें रियल टाइम डेटा मिलता रहेगा, वेदर क्या है, आगे पानी क्या गिरने की संभावना है, अगर है तो अभी पानी नहीं डालेंगे या अभी हम दवाई नहीं डालेंगे क्योंकि पानी गिरने वाला है। इस तरीके से जो है हमें अलग अलग डेटाज मिलते रहेंगे। सेंसर कैन डिटेक्ट एंड टारगेट वीड्स एंड डिसाइड विच हर्बिसाइड टू अप्लाई, कौन सी दवाई डालनी है, कहाँ डालनी है, ये सब भी हमारा एआई सिस्टम जो है वो डिटेक्ट कर देगा। यूज ऑफ ड्रोन्स फॉर मॉनिटरिंग, तो ये हमारा ड्रोन जो है वो मॉनिटरिंग करेगा पूरे फार्म की, कहाँ किस चीज़ की ज़रूरत है। इट कैन टैकल लेबर चैलेंज, मतलब उतने बड़े फार्म में जो लेबर जा जा के देखता वो भी इतनी बारीकी से नहीं देख पाता जितनी बारीकी से हमारा ये एआई सिस्टम या जो ड्रोन सिस्टम है वो देख पाएगा। सो ये एप्लीकेशन हमारा एग्रीकल्चर में है। नेक्स्ट है आपका पुलिसिंग। सो पुलिसिंग में ये क्या करता है, ये क्राइम पैटर्न को प्रेडिक्ट करता है। मतलब अलग अलग हमारे पास बहुत सारा लार्ज अमाउंट का क्राइम का डेटा है, उस डेटा के अकॉर्डिंगली क्या कर देता है, ये पैटर्न को प्रेडिक्ट कर देता है और उससे चोर को पकड़ना या क्राइम कहीं पर हो रहा है या होने वाला है उसको प्रेडिक्ट करना बहुत आसानी से जो है ये बता सकता है। नेक्स्ट है आपका एनालाइज लॉट्स ऑफ सीसीटीवी फुटेज टू आइडेंटिफाई सब्जेक्ट्स। जैसे कि आजकल स्मार्ट सिटीज़ बन रही हैं और हर सिटी में इतने सारे सीसीटीवीज लगे होते हैं, उनको एनालाइज करना, कहाँ पर कोई सिग्नल तोड़ रहा है, ट्रैफिक रूल फॉलो नहीं कर रहा है, इन सब को कौन करेगा, ये मशीन जो है, ये मशीन जो है एनालाइज करेगी और चालान जो है वो घर पर सीधे जो है या इलेक्ट्रॉनिकली उसको मेल पर या जो भी नंबर है उस पर जो है वो पहुँच जाएगा। सो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मैन की या ट्रैफिक पुलिसमैन की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कैमरास जो हैं या एआई जो हमारा सिस्टम है वो सबको एनालाइज करके जो है उनको चालान पहुंचाना।
और साथ ही साथ में बहुत सारे सीसीटीवी फुटेज पर अगर मुझे किसी पर्सन को सर्च करना है, उसकी पैटर्न या इमेज को मैंने कंप्यूटर को भेज दिया, वो अब उस पूरे सिटी में या पूरे कंट्री का जो सीसीटीवी डेटा है उसमें सर्च करेगा और बता देगा कि वो कहाँ पर पर्सन घूम रहा है, जैसा कि हमने हॉलीवुड मूवीज़ में देखा है। नेक्स्ट है आपका एप्लीकेशन ऑफ एआई इन इंडिया। इंडिया में क्या क्या एआई के एप्लीकेशंस हुए हैं उसके बारे में देखते हैं, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है व्योम मित्र। क्वेश्चन ही आएगा कि व्हाट इज व्योम मित्र या हु इज व्योम मित्र या व्योम मित्र कौन है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। सो व्योम मित्र में हमें ये याद रखना है, ये एक ह्यूमनॉइड जो है वो रोबोट है। ये ह्यूमन की तरह दिखती हैं जैसा कि मैंने बोला है, इसका मतलब ये क्या है, एक फीमेल रोबोट है। ये भी फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगला फैक्ट जो है दैट इज़ डेवलप्ड बाय इसरो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और क्यों डेवलप किया गया है, तो गगनयान मिशन के लिए जो है इसको बनाया गया है। सो ये हमारा ह्यूमनॉइड रोबोट है, फीमेल रोबोट है, गगनयान मिशन के लिए बनाया गया है। किसने बनाया है, इसरो ने बनाया है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसरो और गगनयान मिशन। और अगला जो है इसको मैं 1 स्टार देता हूँ कि ये फीमेल रोबोट है और ये ह्यूमनॉइड रोबोट है, ये हमें पता लग गया। नाम याद रखिएगा व्योम मित्र, सीधा सीधा क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलने वाला है। अगला आप इसको देख के पहचान गए होंगे, ये हमारे इंदौर का है, फर्स्ट टाइम यूज़ किया गया है। एक ट्रैफिक रोबोट सिस्टम है जो कि एक स्क्वायर पर, चौराहे पर लगाया गया था, जिस पर टाइम और ये रेड और ग्रीन और उस तरीके से सिग्नल भी देता है। तो एक रोबोट लगाया है और इस चौराहे का नाम भी रोबोट चौराहा जो है वो पड़ गया है। नेक्स्ट ध्यान से देखिए, आपके सामने एक रोबोट दिख रहा होगा, तो लक्ष्मी, आपको ये नाम याद रखना है, लक्ष्मी इज़ अ रोबोट। ये इंडिया का पहला बैंकिंग रोबोट है, याद रखिएगा, इंडिया का पहला बैंकिंग रोबोट है। अगला फैक्ट जो इंपॉर्टेंट है, किसने बनाया है, सो सिटी यूनियन बैंक, और कहाँ पर, इन तमिलनाडु। सो ये वाला फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, सिटी यूनियन बैंक। सो बैंक है तो याद ही रहेगा कि बैंकिंग रोबोट है। किसने बनाया है, सिटी यूनियन बैंक ने। और इम्पॉर्टेंट है, ये 125 बैंकिंग सब्जेक्ट्स पर क्या कर सकता है, बात कर सकता है, जैसे कि अकाउंट कैसे ओपन करना है, सेविंग अकाउंट क्या होता है, करंट अकाउंट क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहा है, हर चीज़ के बारे में ये जानकारी दे देगा। मतलब 125 बैंकिंग सब्जेक्ट्स है जिस पर ये जानकारी जो है वो दे सकता है। लक्ष्मी रोबोट है, बैंक द्वारा बनाया गया है, सिटी यूनियन बैंक। आपको ये फैक्ट को अच्छे से याद रखना है। आस्क दिशा चैटबॉट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई ये जो आस्क दिशा है, ये किसका चैटबॉट है, तो ये IRCTC का चैटबॉट है, हमें ये याद रखना है। और ये चैटबॉट क्या करता है, ये कस्टमर्स को हेल्प करता है, उनके क्वेश्चंस को ये आंसर करता है। अगर आपको कुछ भी क्वेरीज हैं, आप आस्क दिशा चैटबॉट पे चैटिंग कर सकते हैं, बात कर सकते हैं और उससे आपको मदद मिल जाएगी। आपकी जो भी क्वेरीज हैं, जो भी आपको सवाल जवाब आपको करना है, वो सारी चीज़ें आप आस्क दिशा पर कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका पोर्टल सुपास। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक जुडिशियल सिस्टम है, और ये कैसा जुडिशियल सिस्टम है, एक AI बेस्ड जुडिशियल सिस्टम है जो कि जजेस को हेल्प करता है लीगल रिसर्च करने में। मतलब केसेस में जो भी फैक्ट्स मिल रहे हैं, जो भी पास्ट एक्सपीरियंस है, उसको यूज़ करता है ये AI, और उनको डिसीज़न लेने में या उनको अलग अलग रिसर्च करने में, फैक्ट देने में, या उनको जो आपका रिजल्ट होता है या जो भी डिसीजन उनको लेनी होती है, उसमें डिसीजन लेने में ये जो मशीन है या जो प्रोग्राम है वो मदद करता है। सो हमें सुपास में याद रखना है, ये आपका क्या है, ये आपका जुडिशियल सिस्टम का क्या है, एक AI सिस्टम है जो कि मदद करता है लीगल रिसर्च करने में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में अभी आया नहीं है तो एग्जाम में बिल्कुल पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है पॉलिसीज मेजर्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ AI। सो भारत सरकार ने हमारी क्या क्या पॉलिसीज़ बनाई है उसके बारे में हमें देखना है। तो सबसे पहला इसमें आ जाता है नेशनल AI पोर्टल। सो व्हाट इज़ नेशनल AI पोर्टल, तो सबसे पहला चीज़ आपको ये याद रखना है कि इट इज़ लॉन्च्ड इन 2020 में लॉन्च किया। किसके द्वारा लॉन्च किया, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो माइटी मतलब मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT जो है, विथ दिस NASSCOM एंड नेशनल E-गवर्नेंस डिवीजन, इनके साथ में जो है लॉन्च किया है। कब किया है, 2020 में किया है, ये इंपॉर्टेंट है। और
ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन उसकी वेबसाइट हमें पता होनी चाहिए। indiaai.gov.in जो है वो इस पोर्टल की क्या है, वेबसाइट है। और आप देख सकते हैं माइटी, NEGD एंड NASSCOM इनिशिएटिव भी यहाँ पर लिखा हुआ है। सो किसका इनिशिएटिव है ये हमें पता होना चाहिए, जॉइंट इनिशिएटिव है। कब इनिशिएटिव लिया गया, लॉन्च 2020 में किया गया। क्या है ये नेशनल AI क्या है, पोर्टल है। नेशनल AI पोर्टल क्यों बनाया गया, ताकि हम इंफॉर्मेशन जो है टेक्नोलॉजी में जो भी अपडेट है वो सभी लोगों तक पहुंचा सके और यहाँ पर अलग अलग लर्निंग दे पाए AI से रिलेटेड, या AI से जो भी रिलेटेड डेवलपमेंट हो रहे हैं वो इस वेबसाइट या पोर्टल पर डाला जा सके। नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिबल AI फॉर यूथ। सो रिस्पॉन्सिबल AI फॉर यूथ क्या है, ये भी 2020 में क्या किया, लॉन्च किया गया। अगेन लॉन्च बाय क्या है, माइटी है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। एंड यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इंटेल के साथ, और इंटेल भी क्या, इंटेल जो इंडिया है, देखिए अलग अलग होता है, एक ग्लोबल कंपनी होती है, एक इंडियन है। सो इंटेल इंडिया जो रजिस्टर्ड है उसके साथ मिलके जो है माइटी ने 2020 में लॉन्च किया था, जो कि है रिस्पॉन्सिबल AI फॉर यूथ। और यहाँ पर क्या लिखा है, एम्ड एट इनेबलिंग स्कूल स्टूडेंट्स विथ AI स्किल, मतलब स्कूल के स्टूडेंट्स को AI स्किल्स पढ़ाने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल AI फॉर यूथ जो है वो लॉन्च किया है। और 8वीं से लेके 12वीं तक AI सब्जेक्ट जो है उसको इंट्रोड्यूस किया गया है, मतलब कोर्स क्यूरिकुलम में 8वीं से 12वीं तक AI पढ़ाया जाएगा, ये जो है यहाँ पर डिसीजन लिया गया। सो याद क्या रखना है, इंटेल के माइटी के साथ इंटेल ने इसको लॉन्च किया 2020 में, AI स्किल्स बढ़ाने के लिए स्टूडेंट की इसको जो है वो लॉन्च किया गया है। और क्या इंट्रोड्यूस किया गया है, AI जो है 8वीं से लेके 12वीं के कक्षा के छात्रों के लिए जो है AI जो है वो यहाँ पर मैं बोलूँगा कि इंट्रोड्यूस किया गया है। आप देख सकते हैं रिस्पॉन्सिबल AI फॉर यूथ, अ नेशनल प्रोग्राम फॉर गवर्नमेंट स्कूल्स। तो अब आगे चलते हैं हम नेशनल स्ट्रेटजी फॉर AI। सो अगला क्या है, नेशनल स्ट्रेटजी ऑफ AI। इसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ड्राफ्ट किसने किया है, नीति आयोग ने किया है। सो नेशनल स्ट्रेटजी जो है वो ड्राफ्ट किया गया है नीति आयोग द्वारा, और इसमें 5 कोर एरियाज़ पर बात की गई है। 5 कोर एरियाज़ कौन से हैं, हेल्थ हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, इन दो का तो हमने AI एप्लीकेशन देखा ही था, एजुकेशन हो गया, स्मार्ट सिटीज़ हो गया, स्मार्ट मोबिलिटी हो गया, एंड ट्रांसपोर्टेशन हो गया। तो स्मार्ट सिटीज़ मैंने AI का एप्लीकेशन बताया था। स्मार्ट मोबिलिटी मतलब जो हमारे ऑटोमेटेड जो व्हीकल्स होते हैं, जो सेल्फ ड्रिवन जो व्हीकल होते हैं उनके बारे में बात की जाएगी। और ट्रांसपोर्टेशन मतलब सेल्फ ड्रिवन मेट्रो ट्रेन्स हों, बसेज हों, उनके बारे में। सो स्मार्ट सिटीज़ का एक तरह से पूरा क्रिएटिव है यहाँ पर कि भाई हमें जो स्मार्ट सिटीज़ बनानी है, लोगों की लाइफ को बहुत आसान करना है और चीज़ें जो है बहुत सिस्टमैटिक करनी है, उसके लिए जो है नीति आयोग ने ड्राफ्ट तैयार किया है और 5 कोर एरियाज़ को पहचाना है। नेक्स्ट है एम्ड एट इनेबलिंग स्कूल स्टूडेंट्स विद AI स्किल्स। जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा था, 8वीं से 12वीं तक के लिए क्या किया गया है, AI सब्जेक्ट जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया है। सो AI स्किल्स पर काम किया जा रहा है स्कूल स्टूडेंट पर, और उनको स्कूल में ही 8वीं से 12वीं तक जो है AI के बारे में एजुकेशन दी जा रही है। और वहाँ पर जो है कुछ बच्चे तो ऑप्शनल सब्जेक्ट भी AI ले सकते हैं, जैसे कि 11th-12th में हम कंप्यूटर साइंस या C++ या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ले पाते थे, वैसे ही अब जो है AI सब्जेक्ट को भी चूज़ किया जाता है और वहाँ पर स्पेशलाइज भी स्टूडेंट को बनाया जा सकता है। सो यहाँ पर हमारा नेशनल स्ट्रेटजी जो है वो यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। अब हम चलते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर, जो कि फैक्ट्स हैं, जो कि प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला हमारा फैक्ट या इंफॉर्मेशन है कि स्कूल ऑफ AI जो कि IIT दिल्ली है, स्टैब्लिश्ड इन 2020। सो AI स्कूल ऑफ AI जो है, स्कूल ऑफ AI जो कि IIT दिल्ली में स्टैब्लिश किया गया है, कब किया गया है, 2020 में। तो हमें क्या याद रखना है, स्कूल ऑफ AI जो कि IIT दिल्ली में है, इंट्रोड्यूस किया गया है 2020 में। नेक्स्ट ध्यान से देखिए क्या दिया हुआ है, AI टास्क फोर्स हेडेड बाय वी कामाकोटी। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर कमिटी है वी कामाकोटी वॉज सेटअप टू एक्सप्लोर पॉसिबिलिटीज टू लेवरेज AI फॉर डेवलपमेंट अक्रॉस वेरियस फील्ड। सो AI टास्क फोर्स बनाई गई है जिसके हेड किया गया है वी कामाकोटी द्वारा। तो हमें ये टर्म या नाम जो है वो याद रखना है, वी कामाकोटी। और वी कामाकोटी जो है यहाँ पर ये जो टास्क फोर्स है ये क्यों बनाई गई है, ये AI को, जो AI से रिलेटेड डेवलपमेंट होने हैं उसमें किस तरीके से जो है सही तरीके से डेवलपमेंट
हो, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, उन सब पर बात की गई है और हमें ये वी कामाकोटी जो है वो नाम याद रखना है। नेक्स्ट है भाई सोफिया, इसके बारे में तो मैंने आप लोगों को बताया भी था। देखते हैं क्या यहाँ पर दिया हुआ है। ये हांगकांग के हैंसन रोबोटिक्स ने इसको क्या किया गया है, डेवलप किया है। और अगला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सऊदी अरेबिया जो है उसने इसको सिटीजनशिप दी हुई है। सो इट इज़ द फर्स्ट रोबोट जो कि जैसे कि एक कंट्री ने सिटीजनशिप दे दी, एक मशीन को एक सिटीजनशिप मिल गई है। नेक्स्ट इज इट लुक्स लाइक एक्ट्रेस ऑड्री हैपबर्न। सो ऑड्री हैपबर्न जो है एक ब्रिटिश एक्ट्रेस है, उसकी तरह जो है ये सोफिया दिखती है, उसका जो फेस है कुछ उसके तरह मिलता जुलता है। नेक्स्ट है आपका रोबोकॉप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नाम से दिख रहा है, कॉप मतलब पुलिस है। सो एक ऐसा पुलिस जो कि रोबोट है। सो वर्ल्ड फर्स्ट पुलिस ऑफिसर बाय दुबई पुलिस, इसका नाम है रोबोकॉप। दुबई पुलिस का एक पुलिस ऑफिसर है जो कि एक रोबोट है और इसका नाम है आपका रोबोकॉप। सो दुबई पुलिस में एक पुलिस ऑफिसर जो कि एक रोबोट है वो इंट्रोड्यूस किया गया था जिसका नाम है रोबोकॉप, हमें इसको याद रखना है। नेक्स्ट है बिक्सबी। सो व्हाट इज दिस बिक्सबी? ये सैमसंग कंपनी का एआई बेस्ड वर्चुअल वॉइस असिस्टेंट है। जैसे कि हम लोग को पता है वॉइस असिस्टेंट की अगर हम बात करें तो एक हमने एलेक्सा पढ़ा था जो कि किसका है, जो कि अमेज़न का है, जो कि अमेज़न का है। फिर हमने सीरी देखा था, तो सीरी जो है वो आपका एप्पल कंपनी का है, तो ये तो सबको पता होता है। लेकिन बिक्सबी जो है वो आपका सैमसंग कंपनी का है। ये क्योंकि कम लोगों को पता होता है तो एग्ज़ाम में इसके पूछने के चांसेस थोड़े से ज़्यादा हो जाते हैं, तो बिक्सबी हमें याद रखना है। सो वापस से बता देता हूँ, हमें स्कूल ऑफ एआई आईआईटी दिल्ली याद रखना है 2020। फिर आपका वी कामाकोटी जो है एआई टास्क फोर्स से रिलेट कर देना है। सोफिया जो है हैंसन रोबोटिक्स, सऊदी अरेबिया से सिटीजनशिप, और ऑड्री हैपबर्न जैसा उसका फेस है। रोबोकॉप दुबई पुलिस में एक हमारा पुलिस ऑफिसर। बिक्सबी जो है वो आपका वॉइस असिस्टेंट है सैमसंग कंपनी का। नेक्स्ट ध्यान से देखिए, अगला क्या है आपका है किस्मेट। इसके बारे में मैंने आपको बताया था, ये आपका एक इमोशनल रोबोट है। सो वापस से यहाँ पर फैक्ट आ गया, याद रखिएगा किस्मेट जो है वो आपका मोस्ट इमोशनल रोबोट है। अगला फैक्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पहली दुनिया की एआई बेस्ड यूनिवर्सिटी जो है वो कहाँ पर ओपन हुई है, यूएई में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वर्ल्ड फर्स्ट एआई बेस्ड यूनिवर्सिटी इज इन व्हाट, यूएई। नेक्स्ट, ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है लिस्प, ये जॉन मैकार्थी साहब ने, जिनको हम फादर ऑफ एआई कहते हैं, इन्होंने डेवलप की थी। सो याद रखना है लिस्प प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है किसकी, एआई की, और जिसे डेवलप किसने किया था, जॉन मैकार्थी साहब ने, जो कि फादर ऑफ एआई भी हैं। नेक्स्ट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोजेक्ट ब्रेन वेब। सो प्रोजेक्ट ब्रेन वेब जो है, नाम ब्रेन जहां आपको दिख गया, सो आपको तुरंत समझ में आ जाना चाहिए कि दिस प्रोजेक्ट इज रिलेटेड टू व्हाट, डीप लर्निंग। सो ये एक डीप लर्निंग प्लेटफॉर्म है फॉर रियल टाइम एआई इंटरफेरेंस इन द क्लाउड। अब ये क्लाउड क्या होता है, बड़ी खतरनाक बात कर दी। तो मैं आपको बताऊं कि आप जैसे कि एक वेबसाइट जब आप ओपन करते हैं और उस वेबसाइट में कोई पीडीएफ आप जो है अपलोड कर देते हैं और उसको बोलते हैं कि इसको कन्वर्ट करना है हमें किस में, वर्ड में, तो इस पीडीएफ को वर्ड में कन्वर्ट करने में जो भी प्रोसेसिंग लगती है, जो भी वहाँ पर काम हो रहा है, वो कहाँ पर होता है, वो क्लाउड पे होता है। क्लाउड मतलब इस वेबसाइट का बैकग्राउंड में एक सिस्टम है, बहुत बड़ा सिस्टम, प्रोसेसिंग मशीन और पूरा सर्वर लगा हुआ है। वहाँ पर डेटा जाके प्रोसेस होता है, वहाँ पर काम होता है। उसके बाद जो आउटपुट है वो आपको यहाँ पे लिंक के थ्रू मिल जाता है और आप उसको डाउनलोड कर लेते हो। सो क्लाउड इज़ ऑल अबाउट कि आप अपने कंप्यूटर से सिर्फ इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, पूरी प्रोसेसिंग, पूरा डेटा, जो भी काम हो रहा है वो कहीं दूर किसी बड़े सिस्टम पे जिसका प्रोसेसिंग स्पीड बहुत हाई है, जहाँ मेमोरी बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर काम होता है। हम उसको बोलते हैं क्लाउड। सो क्लाउड रिलेटेड रियल टाइम एआई इंटरफेरेंस है, मतलब यहाँ पर बहुत बड़ा सर्वर, बहुत बड़ी प्रोसेसिंग मशीन, पूरा सब कुछ लगा हुआ है, रियल टाइम उसमें काम हो रहा है, डेटा पर चीज़ें जो है वो एनालाइज कर रहा है। और ये प्रोजेक्ट ब्रेन वेब जो है उसमें डीप लर्निंग जो है पूरा का पूरा ये डीप लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जहाँ पर डीप लर्निंग से रिलेटेड आपको प्रोग्राम्स, वहाँ पर आपको अलग अलग चीज़ें जो है वो देखने को मिल जाएंगी और वहाँ पर आप रियल टाइम एआई इन्फ्रेंसेस कर सकते हैं। कहाँ पर, उस क्लाउड में, मतलब उस पूरे सिस्टम में। सो प्रोजेक्ट ब्रेन वेब
आपको डीप लर्निंग से याद रखना है। क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में मैंने आपको एक बेसिक आइडिया दे दिया कि क्लाउड कंप्यूटिंग होती क्या है। आप दूर बैठ के जो है किसी कंप्यूटर या सिस्टम को कंट्रोल करते हैं, वो आपका एक तरह से, अब देखिए किसी का कंप्यूटर कंट्रोल नहीं करना है, यहाँ पर एक बहुत बड़ा सेंट्रल सिस्टम है जिस पर आप क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उसी को हम क्लाउड कंप्यूटिंग बोलते हैं। नेक्स्ट ये फुल फॉर्म याद रखना है AAAI का, जो कि है एसोसिएशन फॉर एडवांसमेंट ऑफ AI, हेडक्वार्टर जो है कैलिफोर्निया में। एक पॉइंट और बता देता हूँ, ये जो प्रोजेक्ट ब्रेन वेव है वो किसका है, वो माइक्रोसॉफ्ट का है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि माइक्रोसॉफ्ट जो है उसका एक प्रोजेक्ट चल रहा है डीप लर्निंग पर, जो कि है प्रोजेक्ट ब्रेन वेव, ठीक है। और ये फुल फॉर्म हमें याद रखना है। नेक्स्ट है आपका तेलंगाना गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड 2020 एज ईयर ऑफ AI। सो उन्होंने इस ईयर को 2020 को जो है ईयर ऑफ AI डिक्लेयर किया था। किसने, हमारे स्टेट तेलंगाना ने। सो तेलंगाना से हमें याद रखना है कि 2020 जो है उनका ईयर ऑफ AI डिक्लेयर था। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ट्यूरिंग टेस्ट जो होता है इट इज़ यूज टू मेजर AI। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि ट्यूरिंग टेस्ट जो है इट इज़ यूज टू मेजर व्हाट, AI। और नेक्स्ट है आपका फर्स्ट इंस्टीट्यूट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पहला इंस्टीट्यूट टू स्टार्ट बीटेक कोर्स। बीटेक कोर्स स्टार्ट किया किस में, AI सब्जेक्ट में। वो कौन सा है, वो है IIT हैदराबाद इंस्टीट्यूट। सो IIT हैदराबाद इंस्टीट्यूट ने जो है ये कोर्स स्टार्ट किया था, दैट इज़ बीटेक इन AI, और ये पहला कॉलेज है। उसके बाद तो बहुत सारे कॉलेजेस ने AI से रिलेटेड बीटेक जो है वो स्टार्ट कर दिया है। लगभग मैक्सिमम कॉलेजेस में AI से रिलेटेड बीटेक जो है वो अब होने लगा है। सो यहाँ पर हमारे सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हैं वो मैंने आपको कवर अप करा दिए हैं। हमने AI का पहला लेक्चर, सेकंड लेक्चर और थर्ड लेक्चर यहाँ कंप्लीट कर लिया है। पहले लेक्चर में मैंने आपको बेसिक इंट्रोडक्शन बताया, वहाँ पर जो है हम लोगों ने AI के बारे में जाना, हमने हिस्ट्री टाइमलाइन वगैरह देखा। उसके बाद हमारा सेकंड वीडियो जो था उसमें हमने अलग जो भी टाइमलाइन के अकॉर्डिंगली हमने देखा कि कौन से इवेंट्स हुए थे, उससे रिलेटेड फैक्ट, कौन से रोबोट कब बने, वो सारे डेटाज जो है हमने सेकंड में कवर अप किया। थर्ड में हमने ये देखा AI, डीप लर्निंग और मशीन लर्निंग में डिफरेंस क्या है, डीप लर्निंग की इंपॉर्टेंस क्या है, क्या एग्जैक्टली डीप लर्निंग होता है। फिर हमने एप्लीकेशंस देखे AI के हेल्थ सेक्टर में, एग्रीकल्चर सेक्टर में, पुलिसिंग में, और इंडिया में इसके क्या क्या एप्लीकेशन हुए उसके बारे में जाना। और इम्पॉर्टेंट सारे पॉइंट्स जो कि प्री के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हमारा AI जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है। मैं आप लोगों को इसका एक और पार्ट लेके आऊँगा जिसमें कि मैं आपको बेस्ट सारे पॉसिबल MCQs जो एग्जाम में आ सकते हैं और जो प्रीवियसली आ चुके हैं सबको इकट्ठा ला के यहाँ पर आपको करवाऊंगा, सो दैट आपका एक रिवीजन भी हो जाएगा और इन सारे क्वेश्चंस के बाहर से मान के चलिए कि आपकी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी हो जाएगी कि क्वेश्चन फंस ही जाएगा। तो चलिए अलविदा कहता हूं मैं आप लोगों को। बस एक छोटी सी इंफॉर्मेशन और देना चाहता हूं कि हमारे आर्टिकल 21A के चैनल पर MPPSC प्री और मेंस की कंप्लीट तैयारी कराई जाती है और वो भी 100% फ्री और क्वालिटी कंटेंट जो है वो प्रोवाइड कराया जाता है। तो आपको सिर्फ एक छोटा सा काम करना है, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को शेयर ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।